नमस्कार, वेलकम टू एजेस एजुकेशन। मेरा नाम अमरप्रीत सिंह है और मुझे अकेडमी का 6 साल से ज़्यादा का एक्सपीरियंस है। तो हम जो चैप्टर की स्टडी कर रहे थे उसका नाम है इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी में जितने भी टॉपिक्स थे उन सबको हमने कवर कर लिया था वन बाय वन विद न्यूमेरिकल्स। तो न्यूमेरिकल्स हमने कुछ न्यूमेरिकल्स लगाए थे, लेकिन कुछ जो इम्पोर्टेंट न्यूमेरिकल्स है वो मैं आज लेके आया हूँ। तो ये वीडियो केवल इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड न्यूमेरिकल्स की है। तो देखते हैं पहला न्यूमेरिकल। ए करंट ऑफ 1 एम्पियर इज ड्रॉन बाय ए फिलामेंट ऑफ एन इलेक्ट्रिक बल्ब। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पासिंग थ्रू ए क्रॉस सेक्शन ऑफ द फिलामेंट इन 60 सेकेंड्स वुड बी रफली। इसमें कहा गया है कि एक बल्ब है, एक यहाँ पे बल्ब है और बल्ब में जो फिलामेंट लगा है उससे करंट फ्लो कर रहा है। कितना? 1 एम्पियर। अब कह रहे हैं कि कोई क्रॉस सेक्शन एरिया ले लिया। अगर हम क्रॉस सेक्शन एरिया इस वायर का यहाँ लेते हैं या यहाँ पे लेते हैं या बीच में कहीं भी ले लेते हैं तो सेम अमाउंट ऑफ चार्जेस फ्लो करेंगे। क्यों? क्योंकि पूरी वायर में करंट क्या है? करंट हमारा सेम है। ओके, तो हमने मान लिया कि इस क्रॉस सेक्शन एरिया पे कितना चार्जेस या कितने इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करेंगे, किसमें? 16 सेकेंड्स में। तो वी नो दैट, क्या जानते हैं हम लोग कि I इज इक्वल टू Q बाई टी एंड Q इज इक्वल टू आई टी। ओके, नाउ I की वैल्यू कितनी दी गई है? I दिया गया है 1 एम्पियर और जो T की वैल्यू है वो दिया हुआ है 16 सेकेंड्स। सो Q इज इक्वल टू 1 एम्पियर इंटू 16। दिस इज इक्वल टू 16 कूलाम। ओके, इसकी वैल्यू आएगी 16 कूलाम। अब दूसरी बात कह रहा है कि 1 इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू 1.6 इंटू 10 पावर माइनस 19 कूलाम। मतलब एक इलेक्ट्रॉन में कितना चार्ज होता है? 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलाम। तो 1 कूलाम इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई 1.6 इंटू 10 पावर माइनस 19 इलेक्ट्रॉन। मतलब कि 1 कूलाम इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई 1.6। अब ये 10 की पावर माइनस 19 ऊपर चला जाएगा तो क्या होगा? 10 की पावर प्लस का 19 इलेक्ट्रॉन। ओके, तो यहां पे ये हमने देख लिया 1 कूलाम इज इक्वल टू 10 की पावर 19 डिवाइडेड बाय 1.6 इलेक्ट्रॉन्स। यहां दिया गया है 16 कूलाम है। मतलब एक कूलाम में इतने इलेक्ट्रॉन्स है तो 16 कूलाम्स में कितने होंगे? इज इक्वल टू 16 इंटू 10 की पावर 19 डिवाइडेड बाई 1.6 इलेक्ट्रॉन्स। तो पॉइंट हटा, यहाँ 0 पड़ गया, 16 से 16 कैंसिल आउट, तो यहाँ बना 10 की, ये यहाँ पे बचा 10। तो 16 कूलाम इज इक्वल टू 10 पावर 20 इलेक्ट्रॉन्स। मतलब कि अगर इस वायर से 1 एम्पियर करंट फ्लो करता है 16 सेकेंड के लिए, तो एक क्रॉस सेक्शन पे यहाँ मान लेते हैं यहाँ से 10 की पावर 20 इलेक्ट्रॉन्स पास होंगे। तो आंसर ये है। अब हम क्या करेंगे? नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? ड्रॉन ए क्लोज्ड सर्किट डायग्राम कंसिस्टिंग ऑफ एन 0.5 m long nichrome wire XY, an ammeter, a voltmeter, 4 cells of 1.5 volt each and a plug। मतलब कि हमें एक सर्किट डायग्राम बनाना है क्लोज, जिसमें हमारा 0.5 मीटर लॉन्ग एक वायर हो XY। ठीक है, हमने यहाँ पे एक वायर ले लिया कुछ इस ढंग से, जिसकी लेंथ कितनी है? लेंथ है 0.5 मीटर। ओके, और इसको हमने एक वायर से कनेक्ट कर दिया।
हमें सेल्स लगाने हैं, 4 सेल्स लगाने हैं। देखिए बैटरी क्या होती है, बैटरी होती है द कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स। ओके, तो अगर हमने चारों सेल्स को एक साथ लगा दिया तो हमारी ये बैटरी बन गई। फिर हमने एक प्लग की बनानी है, प्लग की हमने यहाँ पे फिट कर दी, सिंबल्स का ये होता है। उसके बाद हमने लगाना है एम्पियर। बेटा एम्पियर जो हम है, एम्पियर कहाँ लगाते हैं, जहां पे करंट फ्लो हो रहा है उसके सीरीज में। तो हम इस वायर के सीरीज में एम्पियर को फिट कर सकते हैं, ठीक है। और वोल्ट मीटर कहाँ लगा होता है, वोल्ट मीटर लगा होता है जिस एलिमेंट का हमने वोल्टेज चेक करना है उसके पैरेलल में। तो ये हमारा लग गया वोल्ट मीटर इसके पैरेलल एक्स और वाई। देखिए सब एलिमेंट्स पूरे बन गए हैं। क्लोज सर्किट डायग्राम, हाँ जी क्लोज है बिल्कुल। वायर लगा दी हमने, एक्स वाई वायर लग गई हमारी। एमीटर, एमीटर पुट हो गया है। वोल्ट मीटर, वोल्ट मीटर हमने पैरेलल में लगा दिया है। 4 सेल्स ऑफ 0.5 वोल्ट। तो यहाँ पे हमने 4 सेल्स को लगा दिया है और हमने प्लग की भी यहाँ पे लगा दी है। तो हमारा ये क्वेश्चन बन गया। नेक्स्ट क्वेश्चन इस तरह से है, फॉलोइंग ग्राफ वॉज प्लॉटेड बिटवीन V एंड I। V क्या है, V है वोल्टेज और I क्या है, I यहाँ पे है करंट। तो ये डायग्राम यहाँ पे बना दिया। अब कह रहा है व्हाट वुड बी द वैल्यूज ऑफ V बाई I रेशियोज when the potential difference is 0.8 volt, 0.2 volt, 0.6 volt respectively. What conclusion do you draw from these values? इसमें कुछ पॉइंट्स दिए गए हैं, वो पॉइंट्स कुछ इस तरह से है। इसकी वैल्यू है 0.5 वोल्ट, इस पॉइंट की वैल्यू है 1 एंड अंत में एक पॉइंट और है इसका नाम है 1.6 वोल्ट और एक यहाँ पे वैल्यू है 1.5। इस 1.6 को इस तरह से मैच किया गया है इस डायग्राम में और ये वैल्यू है आपकी 0.6 एम्पियर। देखिए ये ग्राफ बना हुआ है V एंड I के बीच में। आपको ओम्स लॉ याद होगा, ओम्स लॉ क्या कहता था कि V is proportional to I and V is equal to RI। ओके, मतलब कि ये जो डायग्राम बना हुआ है, ये जो प्लॉट बना हुआ है, ये बना है V एंड I के बीच में और एक जो लाइन है ये इसको बीच में स्ट्रेट लाइन जा रही, लीनियर जा रही। तो अगर हम इसको कंपेयर करें y इज इक्वल टू mx, लाइन की इक्वेशन है। ओके, तो y पे क्या है, y पे v लगा हुआ है, x पे I है, तो m मतलब स्लोप क्या हुआ, स्लोप हुआ r। मतलब कि इस प्लॉट पे y एक्सिस पे है v, x एक्सिस पे है I, तो ये जो स्लोप जा रहा है ये स्लोप क्या हुआ, ये कहलाता है r। तो अगर हम इस इक्वेशन से देखते हैं r की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं, r इज इक्वल टू v डिवाइड बाई i, इट इज इक्वल टू v की वैल्यू क्या है, v की वैल्यू यहाँ पे 1.6 डिवाइड बाई 0.6। तो अगर तुम सॉल्व करते हैं तो इसकी वैल्यू आती है 2.67। बट इसमें ये देखिए कि जो r है वो लीनियर है, मतलब कि हर एक पॉइंट पे, यहाँ पे अगर हम देखते हैं इस प्लॉट से तो r की वैल्यू वेरी नहीं हो रही है। क्या स्लोप की वैल्यू वेरी हो रही है, नहीं। स्लोप यहाँ भी वही है, यहाँ पे भी स्लोप वही है और इस जगह पे भी स्लोप हमारा सेम ही है। मतलब कि हर एक पॉइंट पे, चाहे ये पॉइंट हो, चाहे ये पॉइंट हो, चाहे कोई भी हम पॉइंट लेंगे, वहां पे जो r की वैल्यू है वो कॉमन ही रहेगी, वो सेम ही रहेगी। तो अब कह रहा है कि V बाई I रेशियो फाइंड आउट करना है कितने पोटेंशियल पे, 0.8 पे, 1.2 वोल्ट पे एंड 1.6 वोल्ट पे। तो R की वैल्यू मैंने भी बताया कि R की वैल्यू हर एक पॉइंट पे सेम रहेगी,
तो चाहे वो 0.8 वोल्ट हो, चाहे 1.2 वोल्ट हो, चाहे ये 2 वोल्ट पे हो, चाहे 0.5 वोल्ट पे हो, चाहे कोई भी वैल्यू हो इस ग्राफ में, उस जगह पे जो आर की वैल्यू है वो कांस्टेंट रहेगी, वो सेम ही रहेगी, जिसकी वैल्यू है 2.67 ओम्स। नेक्स्ट क्वेश्चन लगाते हैं। स्टडी द फॉलोइंग इलेक्ट्रिक सर्किट एंड फाइंड द करंट फ्लोइंग इन द सर्किट, द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द 10 ओम रेजिस्टेंस। इसमें डायग्राम मैं बना देता हूँ, सर्किट डायग्राम। सर्किट डायग्राम कुछ इस तरह से था। एक रजिस्टर लगाया है जिसका रेजिस्टेंस है 10 ओम, साथ में दूसरा रजिस्टर लगाया हुआ है जिसका रेजिस्टेंस है 20 ओम। इन सबको एक बैटरी से कनेक्ट किया गया है और यहाँ पे प्लग की को लगा दिया गया है। यहाँ का जो वोल्टेज है वो है 3 वोल्ट। तो अब आपसे कह रहा है कि करंट फ्लोइंग इन द सर्किट। तो हम जानते हैं कि सीरीज सर्किट है और सीरीज सर्किट में जो करंट की वैल्यू होती है वो सेम ही रहती है। वही आई यहाँ रहेगा, यहाँ पे भी आई सेम रहेगा और यहाँ पे भी आई हमारा सेम रहेगा। तो ये दो रेजिस्टेंस है, तो ये जो दो रजिस्टर लगे हुए हैं 10 एंड 20, ये किस पे लगे हैं? सीरीज में लगे हुए हैं। तो ये है आर ए और ये है हमारा आर बी। तो आर इक्विवेलेंट क्या होगा सीरीज में? हम जानते हैं आर इक्विवेलेंट इक्वल टू आर ए प्लस आर बी। आर ए कितना है 10, आर बी कितना है 20। इट इज इक्वल टू 30 ohms. Now according to Ohm's law, V is equal to I R EQ। तो I की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। I is equal to V divided by R equivalent. It is equal to 3 divided by 30 and it is equal to 1 divided by 10, यहाँ फिर 0.1 एम्पियर्स। ओके, ये बात हमने यहाँ पे फाइंड आउट कर लिया। अब सेकंड कह रहा है पॉइंट कि द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द 10 ओम रजिस्टर। 10 ओम रजिस्टर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा? मतलब हमने यहाँ पे V की वैल्यू हमने फाइंड आउट करनी है इसके अक्रॉस। तो अगर केवल इस सर्किट पे हम ध्यान देते हैं या इस रजिस्टर पे केवल ध्यान देते हैं तो V की वैल्यू क्या होगी? VA इज इक्वल टू I इंटू आर ए, क्योंकि केवल एक पर्टिकुलर एक हम रजिस्टर की बात कर रहे हैं यहाँ पे और VA हमने फाइंड आउट करना है। I की वैल्यू हमें पता है, क्यों? I इस पूरे सर्किट में सेम जाएगा क्योंकि दोनों रजिस्टर लगे हैं सीरीज में। आर ए की वैल्यू को हमें पता है, तो आई की वैल्यू 0.1 इंटू आर ए की वैल्यू कितनी है 10 एंड इट इज इक्वल टू 1 वोल्ट। ओके, अगर एक बोनस क्वेश्चन करते हैं इसमें और मुझे ये बताइए कि 20 ओम्स पे कितनी वोल्टेज होगी? 20 ओम रजिस्टर पे कितनी वोल्टेज होगी? पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा? तो इसलिए क्या करेंगे? इसलिए करेंगे हम केवल इस सर्किट को देखेंगे, ये सर्किट यहाँ बना हुआ है और VB इज इक्वल टू I इंटू आर बी। इट इज इक्वल टू 0.1 इंटू 20 एंड दिस इज इक्वल टू 2 वोल्ट। मतलब कि ये देखिए कि जो 3 वोल्ट है यही आगे डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है दोनों पे। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लगाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है कि फाइंड द करंट ड्रॉन फ्रॉम द बैटरी बाय द नेटवर्क ऑफ 4 रजिस्टर शोन इन द फिगर। और ये फिगर झूमता हुआ आपके पास आता है। बताइए, इस फिगर में हमने देखना है कि बैटरी से कितना करंट निकल रहा है। एक बात बताना चाहता हूं आपको, बैटरी से कितना करंट जाएगा उतना सेम करंट बैटरी पे वापस आएगा। तो
इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अगर आप इन सर्किट पे ध्यान दोगे तो करंट हमारा कुछ इस तरह से फ्लो करेगा और यहाँ पे करंट अपने को चाहिए आई। ये देखिए यहाँ से करंट दो भागों में बंट जाएगा। पहला भाग जाएगा I1 और दूसरा भाग जाएगा I2। ये I2 यहाँ से फ्लो करेगा और यहाँ पे पहुंचेगा और ये I1 इन सब से होता हुआ इस पॉइंट पे आके दोबारा मिल जाएगा। मतलब कि I इज इक्वल टू I1 प्लस I2। समझ पा रहे हैं? जो I करंट यहां से फ्लो कर रहा है वही आगे दो भागों में बट रहा है। तो हम जानते हैं कि सीरीज में जब सर्किट सीरीज में होता है तब जो करंट है वो सेम रहता है। तो देखिए यहाँ पे करंट कहाँ पे सेम है, I1 यहाँ फ्लो कर रहा है, फिर यही I1 है, यहाँ पे I1 है, ये I1 है। मतलब कि चार रजिस्टर, इस चार में से जो तीन रजिस्टर लगे हुए हैं ये तीन रजिस्टर हैं सीरीज में। ओके, क्योंकि इनमें सेम करंट फ्लो कर रहा है। तो RA इज इक्वल टू 10 प्लस 10 प्लस 10। कौन से 10 है? जो हमने ग्रीन से मार्क किए हैं। इट इज इक्वल टू 30 ओम्स। तो ऊपर वाला कैसा बन जाएगा ये पूरा सिस्टम? ये कुछ इस तरह से बन जाएगा। मैं दोबारा बनाता हूं। और ऊपर वाला क्या हुआ? कुछ इस तरह से ऐसे बन गया। ये आया RA जो इक्विवेलेंट निकाल के आए हैं और इसे हम 10 ओम ही मानते हैं। अब जो RA है और 10 ओम है, ये वाला दोनों पैरेलल में है क्योंकि दोनों में करंट अलग अलग है इस केस में। तो RA पैरेलल 10 ओम। तो इसको दोबारा सॉल्व करें तो R इक्विवेलेंट क्या होगा? R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू, कैसे सॉल्व करते हैं पैरेलल वाले को? R इक्विवेलेंट निकालना है तो पैरेलल में क्या कंडीशन होती है कि R1 डिवाइड बाई R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई RA प्लस 1 डिवाइडेड बाई 10। तो RA की वैल्यू पुट करिए, 1 डिवाइडेड बाई 30 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 10। इसमें एलसीएम ले लीजिए। 1 डिवाइडेड बाई R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू, एलसीएम कितना आएगा? 30 आएगा। तो 1 प्लस 3 इट इज इक्वल टू 4 डिवाइड बाई 30। इसको सॉल्व करिए तो R इक्विवेलेंट की वैल्यू आएगी, इट इज इक्वल टू 30 डिवाइड बाई 4। तो दिस इज इक्वल टू 7.5 ओम्स। ओके, ये R इक्विवेलेंट आया। मतलब कि जितने रजिस्टर्स लगे हुए हैं उसको हमने यहाँ पे सॉल्व किया है और एक रजिस्टर बना दिया। अब हमें चाहिए करंट। बैटरी से कितना करंट आएगा? ओम्स लॉ ये कहता है V इज इक्वल टू I इंटू R इक्विवेलेंट, क्योंकि अब इसको हमने सॉल्व करके कुछ इस तरह का सर्किट बना दिया है जिसमें R इक्विवेलेंट की जो वैल्यू है वो कितनी है? वो है 7.5 ओम्स। जो V की वैल्यू है वो है 3 वोल्ट और जो I करंट इसमें फ्लो कर रहा है I की वैल्यू हमने फाइंड आउट करना है। तो V3 I इंटू 7.5 ओम, तो I की वैल्यू आएगी इज इक्वल टू 3 डिवाइड बाई 7.5। सो दिस इज इक्वल टू 0.4 एम्पियर्स। तो इसका आंसर ये होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है VI ग्राफ फॉर 2 wires A and B are shown in the figure. If both wires are of the same length and same thickness, which of the two is made of the material of high resistivity? Give justification for your answer. देखिए ये ग्राफ दिया गया है इसका VI का, Y में है V और ये दिया हुआ X। ये जो ग्राफ है ये A के लिए है, दूसरा B के लिए। इसमें ये बताना पड़ेगा हमें अगर दोनों की लेंथ और थिकनेस सेम है तो किस रजिस्टर का या
इनमें से दोनों जो वायर्स है ए और बी, इनमें से किस में हाई रेजिस्टिविटी मटेरियल लगा हुआ है। तो रेजिस्टिविटी की बात कर लेते हैं पहले। R इज इक्वल टू रो एल बाई ए। इसमें देखिए L और A दोनों में कांस्टेंट है, तो R इज प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टिविटी। मतलब जिसका R ज्यादा होगा उसका जो रेजिस्टिविटी है वो भी ज्यादा होगा, क्योंकि प्रोपोर्शनल है, क्योंकि प्रोपोर्शनल है दोनों। ओके, तो एक डाउट यहाँ क्लियर हो गया कि R जो है वो प्रोपोर्शनल है रो के रेजिस्टिविटी के। एक कंडीशन। दूसरी कंडीशन देखते हैं क्या है। अभी हमने डिस्कस किया था पिछले न्यूमेरिकल्स में कि जो स्लोप होता है वही कहलाता है R। मतलब V और I के बीच में ग्राफ बना हुआ है, और अगर कोई लाइन जा रही है वो आपकी लीनियर है तो वो लाइन कहलाती है R, वो लाइन R की होती है। और V इज इक्वल टू R I, और R क्या है? स्लोप। हमें अब देखना है किसका स्लोप ज्यादा है, R A का है या R B का है। तो देखिए जो स्लोप R B का है वो ये है, और R A का जो स्लोप है वो कुछ इस तरह से है। तो आप देख के बता सकते हैं कि इन दोनों में किसका स्लोप ज्यादा है, बताइए। तो हम इसको देखते हैं तो मुझे पता लग रहा है कि R A का जो स्लोप है, यहाँ A वायर का जो स्लोप है वो ज्यादा है रजिस्टर B के स्लोप से। मतलब कि R A यानी जो रजिस्टर है, मतलब कि जो A की रजिस्टिविटी है वो B की रजिस्टिविटी से ज्यादा है, क्योंकि हमने ये देखा था कि R प्रोपोर्शनल है रो, मतलब कि रेजिस्टिविटी के। जिसका रेजिस्टेंस ज्यादा उसकी रेजिस्टिविटी ज्यादा, जिसका रेजिस्टेंस कम उसकी रेजिस्टिविटी कम। ओके, तो इसमें हमने जस्टिफाई कर दिया कि जो आर ए है या ए वाई का रेजिस्टेंस है वो ज्यादा है एज कंपेयर टू बी। और जस्टिफाई क्या है? जो हमने बातें की है वही क्या है? वही जस्टिफिकेशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। डिफाइन इलेक्ट्रिक पावर, एक्सप्रेस इट इन द टर्म ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस V एंड R। इसमें कह रहा है कि हमें इलेक्ट्रिकल पावर को डिफाइन करना है किसमें? V एंड R में। तो देखिए हम जानते हैं कि पावर इज इक्वल टू VI, एंड ओम्स लॉ से देखेंगे कि V इज इक्वल टू IR। हमें चाहिए V और R में। अगर I की वैल्यू हम यहाँ पे पुट करते हैं तो VR हो जाएगा। तो I की वैल्यू क्या होगी? I की वैल्यू होती है I इज इक्वल टू V बाई R। इस वैल्यू को हम यहाँ पुट करते हैं तो P इज इक्वल टू V ब्रैकेट में V डिवाइड बाई R, एंड दिस इज इक्वल टू P इज इक्वल टू V स्क्वायर बाई। तो पहले क्वेश्चन का आंसर ये हमें मिल गया। डेफिनेशन क्या है? वो डेफिनेशन आप, मैंने थ्योरी क्लास ली है, उस क्लास से आप देख सकते हैं। दूसरा जो क्वेश्चन है वो कह रहा है एक इलेक्ट्रिक फ्यूज इज रेटेड एट 2 एम्पियर, व्हाट इज मेंट बाय दिस स्टेटमेंट। मतलब कह रहा है कि एक फ्यूज है, इलेक्ट्रिक फ्यूज है, उस पे लिखा गया है, उस पे रेटेड है कि 2 एम्पियर, मतलब कि ये 2 एम्पियर का करंट फ्लो करने देगा। जैसे ही करंट की रेंज 2 एम्पियर से ज्यादा होगी, आपके जो फ्यूज है उसमें जो वायर लगी होती है वो मेल्ट हो जाएगी। फ्यूज तो इस तरह से होता है, 2 पॉइंट्स बने हुए हैं, वो इस पॉइंट पे क्या हम एक वायर को कनेक्ट कर देते हैं। इसकी रेटिंग दी गई है 2 एम्पियर्स। मतलब जब भी करंट की वैल्यू 2 एम्पियर से ज्यादा होगी, ये वैल्यू जो मटेरियल बना हुआ है ये मेल्ट होना शुरू हो जाएगा और ये यहां से सर्किट ब्रेक हो जाएगा। तो इसका स्टेटमेंट ये है। उसके बाद करते हैं, एन इलेक्ट्रिक आयरन of 1 kilowatt is operated at 220 volt. Find which of the following fuses
that respectively rated at 1 3 एम्पियर 5 एम्पियर कैन बी यूज इन इट। जवाब दीजिए। ये क्वेश्चन कुछ इस तरह से है, घुमा के पूछ लिया गया है। इसमें कह रहा है कि अगर हमने एक इलेक्ट्रिक रॉड है जो पानी गर्म करने वाली होती है, उस इलेक्ट्रिक रॉड की जो वैल्यू है, जो पावर है 1 किलोवाट है, और इसको हमने 220 वोल्ट की सप्लाई दी है। तो इस क्वेश्चन को यहाँ सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। इलेक्ट्रिक वायर बना देते हैं। इलेक्ट्रिक वायर तो इस तरह से बनी होती है, और यहाँ से हमने क्या किया, इसको सप्लाई दे दी। सप्लाई डीसी एसी कुछ बताया नहीं, सप्लाई में यहाँ से दे दी, कोई वोल्टेज दे दी, और इसका जो किलोवाट है वो यहाँ से जो पावर है 1 किलोवाट है। तो कौन सा फ्यूज में लगेगा? अगर हम इसमें फ्लो होने वाला करंट निकाल लेते हैं तो हमें पता लग जाएगा कि किस रेटेड का हम फ्यूज लगा सकते हैं। फ्यूज क्या होता है? फ्यूज सेफ्टी पर्पस के लिए होता है। मतलब कि मशीन को जितनी करंट चाहिए, मशीन को जितना एम्पियर चाहिए, उससे ज़्यादा हो तो फ्यूज हमारा ऑपरेट कर जाए, फ्यूज की जो वायर है वो मेल्ट हो जाए। तो रेटेड, तो सबसे पहले रेटेड हमें निकालना है एम्पियर। तो वी नो दैट P इज इक्वल टू VI, मतलब पावर इज इक्वल टू वोल्टेज द प्रोडक्शन ऑफ, मतलब पावर इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ वोल्टेज एंड करंट। पावर कितनी है? 10 किलोवाट, इसको वाट में कन्वर्ट कर लीजिए, इज इक्वल टू 220 वोल्ट इनटू आई। आई कितना आएगा? I इज इक्वल टू डिवाइड बाई 220 वोल्ट। तो इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 4.54 एम्पियर ऑफ आई। तो ये करंट मांग रहा है। अब मुझे बताइए कि इनमें से कौन सा फ्यूज हम यूज करेंगे? क्या 1 एम्पियर वाला फ्यूज यूज करेंगे? बताइए। 1 एम्पियर का फ्यूज अगर यूज करेंगे तो ये हमारी रॉड को ऑपरेट होने नहीं देगा। क्यों? इसको जो ऑपरेट होने के लिए कितना एम्पियर चाहिए? 4.54 एम्पियर चाहिए। तो 1 एम्पियर का फ्यूज तो हम नहीं लगाएंगे। क्या 3 एम्पियर वाला फ्यूज लगाएंगे हम लोग? देखिए, अगर 3 एम्पियर का फ्यूज यहां हम लगा देते हैं तो ये 3 एम्पियर के बाद बंद हो जाएगा। मतलब जो हमारी पावर चाहिए इलेक्ट्रिक आयरन को वो नहीं मिल पाएगी, वो करंट उसको नहीं मिल पाएगा। मतलब कि ये भी हम नहीं लगा सकते। अब बात करते हैं 5 एम्पियर। क्या 5 एम्पियर का फ्यूज हम लगा सकते हैं? अगर हमने यहाँ 5 एम्पियर का फ्यूज लगा दिया तो हमारे जो सिस्टम लगा हुआ है, जो इलेक्ट्रिक आयरन लगा हुआ है, उस पर जो करंट चाहिए वो चाहिए 4.54। ओके, अब उससे काफी ज्यादा अगर जाता है तो फ्यूज एम्पियर ऑपरेट करना शुरू कर देता है। मतलब मानिए कि अगर यहाँ पे बाई चांस अगर इसमें जो करंट जा रहा है वो किसी फॉल्ट की वजह से 10 एम्पियर चला गया तो फ्यूज हमारे यहाँ पे ऑपरेट हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम लगाएंगे 5 एम्पियर का फ्यूज। जो फ्यूज हमें दिया गया है 1, 3 और 5, इनमें से 5 एम्पियर का फ्यूज हम लगाएंगे। ओके, क्यों? क्योंकि हमारा रेटेड करंट इस सिस्टम से फ्लो हो सके। बाकी दोनों लगाने से फ्लो नहीं हो पा रहे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ऐसा कह रहा है, द फिगर बिलो शोज 3 cylindrical copper conductor along with their face area and length. Discuss in which geometric shape the resistance will be highest. मतलब रेजिस्टेंस हाईएस्ट चाहिए, मतलब हमने यहाँ पे R को फाइंड आउट करना है। तो अब जंप करेगा सिस्टम हमारा। अगर हम तीनों का R निकाल लेते हैं, ठीक है, तीनों का R निकाल लेते हैं तो हमें पता लग जाएगा किसका रेजिस्टेंस ज्यादा है। तो पहले वाले को सॉल्व करते हैं। R का फॉर्मूला क्या होता है? R इज इक्वल टू रो L डिवाइड बाई A। तो यहाँ पे R I1 मान लेते ना, I1 R1 निकालना है। R1 इज इक्वल टू रो, कितना लेंथ दिया है? लेंथ दिया है कैपिटल L, और A कितना दिया? कैपिटल A दिया गया। इसका जो रेजिस्टेंस है वो हमने यहाँ पे फाइंड आउट कर लिया। क्या मुझे आप बता सकते हैं कि रो मैंने चेंज क्यों नहीं किया? इसमें रो 1 क्यों नहीं लिखा मैंने?
इसलिए नहीं लिखा क्योंकि इसमें पहले से लिखा हुआ है कि कॉपर कंडक्टर है, मतलब जो इसमें मटेरियल यूज किया गया है वो तीनों में सेम ही है। जब मटेरियल सेम है तो उसकी जो रेजिस्टिविटी है वो सेम ही रहेगी। ओके, चलिए अब निकालते हैं R2 में क्या है, जनरल फॉर्मूला लिख देते हैं। जनरल फॉर्मूला है R इज इक्वल टू रो एल बाई ए। ओके, अब पुट करते हैं वैल्यू। R2 निकालना है हमने, इट इज इक्वल टू रेजिस्टिविटी वही रहेगी। L क्या है, L यहाँ पे है 2L। A कितना है, क्रॉस सेक्शन एरिया A/2। इसको सॉल्व करिए तो R2 इज इक्वल टू रो 2 ऊपर चला जाएगा तो 2 इंटू 2 4L/A। तो इसका रेजिस्टेंस आएगा ये। अब हम सबसे आखिरी की बात करते हैं, जो आखिरी सिलेंडर है उस पर जो वैल्यू दी गई है, जनरल फॉर्मूला लिखते हैं। जनरल फॉर्मूला जो हमारा है R इज इक्वल टू रो L/A। R3 इज इक्वल टू रो L की वैल्यू कितनी दी गई है, लेंथ L/2 और A कितना है, यहाँ पे दिया गया है 2A। तो R3 इज इक्वल टू रो, ये 2 नीचे जाएगा, L/4A। ओके, तो यहाँ पे हमने तीनों का रेजिस्टेंस निकाल लिया है। तो अब हम करते हैं, इन सबको कंपेयर करने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले रेफरेंस मानते हैं हम R1 को। तो R1 और R2 डिवाइड करते तो देखते हैं क्या आता है। R1 डिवाइड बाई R2 इट इज इक्वल टू रो L/A इज डिवाइडेड रो 4L डिवाइड बाई A। रो कैंसल आउट, L से L कैंसल आउट, A से A कैंसल आउट, तो इसकी वैल्यू आई 1/4। मतलब कि R1 इज इक्वल टू या R2 इज इक्वल टू 4R1। ओके, अब कंपेयर करते हैं R3 और R1 को। तो R1 डिवाइड बाई R3 इट इज इक्वल टू, R1 की वैल्यू कितनी है, रो L/A। R3 की वैल्यू कितनी है, रो L डिवाइड बाई 4A। डिवाइड कर दो, कैंसल आउट हो गया L और रो। इट इज इक्वल टू 4 नीचे है, ऊपर चला जाएगा तो 4 आ गया। मतलब कि R1 या R3 इज इक्वल टू R1 डिवाइड बाई, तो आप इस दो इक्वेशन को देख के आप बता सकते हैं कि किसका रेजिस्टेंस सबसे ज्यादा है। R1 इज इक्वल टू 4R, मतलब R1 से 4 गुना ज्यादा वैल्यू है R2 की, और R3 की वैल्यू R1/4, मतलब R1 को अगर 4 से भाग करेंगे तब हमारे पास R3 हमारे पास रहेगा। तो किसकी वैल्यू ज्यादा है, इसमें से R1 की वैल्यू, R2 की वैल्यू ज्यादा है। तो सही आंसर है R2 का रेजिस्टेंस ज्यादा है एज कंपेयर टू R1 एंड R3। अगर मैं आपसे पूछूं कि किसका रेजिस्टेंस सबसे ज्यादा कम है, तो सबसे ज्यादा कम रेजिस्टेंस है किसका, R3 का। क्यों, R3 इज इक्वल टू R1/4 और R2 इज इक्वल टू 4R1। तो सबसे रेजिस्टेंस किसका है, सबसे ज्यादा रेजिस्टेंस है R2 का और सबसे कम है R3 का। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फाइंड द करंट फ्लोइंग थ्रू द फॉलोइंग सर्किट। तो सर्किट अपने पास ये आ गया। इस सर्किट में कितना करंट फ्लो कर रहा है, मतलब इसमें पूछा गया है I की वैल्यू क्या होगी। तो अब आप बहुत आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं कि I की वैल्यू क्या होगी। I अगर बैटरी से आउट हो रहा है वही बैटरी में इन होगा। I कुछ तरह चला गया, यहाँ पे I चला गया। अब देखिए I यहाँ पे दो भागों बांट गया, I1 और I2। ये इस सर्किट में फ्लो करेगा I2 और यहाँ पे I1 यहाँ से होगा, फिर आगे मेल खा जाएंगे और फिर I1 चलना शुरू हो जाएगा। मतलब कि I इज इक्वल टू I1 प्लस I2। हमें चाहिए इस पूरे सर्किट का R इक्विवेलेंट, तो निकाल पाएंगे।
जी हाँ, निकाल पाएंगे। कैसे? यहां देखिए 1 ओम रेजिस्टेंस एंड 3 ओम रेजिस्टेंस दोनों क्या है? दोनों सीरीज में है। ओके, तो इसका रेजिस्टेंस कितना होगा? आर ए मान लेते हैं इज इक्वल टू 1 + 3 इज इक्वल टू 4 ओम। अब ये बताइए आर ए और 6, इनमें से ये दोनों पैरेलल में होंगे ना, आर ए और 6, तो ये दोनों हमारे किस में है? पैरेलल बने हुए हैं। तो इसको सॉल्व करें तो 6 ये बना हुआ है और यहां बना हुआ है आर ए और 6 ओम। आर ए की वैल्यू हमने फाइंड आउट कर ली है 4 ओम। तो इनको सॉल्व करके आएगा, मान लेते हैं R1 मान लेते हैं। R1 इज इक्वल टू, पैरेलल बने हुए हैं तो 1/R1 इज इक्वल टू 1/6 + 1/4। इट इज इक्वल टू, सॉल्व करें इसको, ये आएगा 24, 4 + 6, 1/R1, देन R1 इज इक्वल टू क्या आया? 24 / 10, इट इज इक्वल टू 2.4 ओम्स। तो मतलब ये पूरा सर्किट हटा दिया जाए तो इसकी जगह हम केवल R1 को पुट कर सकते हैं। मतलब यहां पे केवल हम मान सकते हैं कि R1 ही है। अभी बताइए कि 3.6 ओम्स R1 और 3 ये किस में होंगे? ये अब लग गए होंगे सीरीज में, क्योंकि हमने इन सर्किट को सॉल्व करके हमने एक रेजिस्टेंस में कन्वर्ट कर लिया है। तो 3.6 R equivalent इज इक्वल टू 3.6 + R1 + 3 ओम। किसमें है? ये लगे हुए हैं सीरीज में, और सीरीज में रेजिस्टेंस क्या होते हैं? ऐड हो जाते हैं, तो हमने यहाँ पे ऐड कर दिया गया। तो 3.6 + R1 कितना है? R1 यहां से फाइंड आउट किया था, जिसकी वैल्यू है 2.4 + 3। इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 9 ओम्स R इक्विवेलेंट। अब इस सर्किट को हमने केवल एक वोल्टेज सोर्स, एक करंट और एक रेजिस्टेंस में कन्वर्ट कर लिया है। तो हमें फाइंड आउट करना है I। तो ओम्स लॉ जानते हैं हम लोग, V इज इक्वल टू I R इक्विवेलेंट। तो V कितना है? V है 4.5 इज इक्वल टू I, फाइंड आउट करना है। R इक्विवेलेंट की वैल्यू है 9, तो I इज इक्वल टू 4.5 / 9। तो इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 0.5 एम्पियर। मतलब कि इस वोल्टेज सोर्स से 0.5 एम्पियर का करंट फ्लो कर रहा होगा। तो ये हमने आंसर यहाँ पे फाइंड आउट कर लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है कि एन इलेक्ट्रिक बल्ब ऑफ रेजिस्टेंस 200 ओम drawn a current of 1 ampere, calculate the power of the bulb, the potential difference at its end and the energy in kilowatt consumed burning it for 5 hours। इस क्वेश्चन में ये कह रहा है कि इलेक्ट्रिकल बल्ब है जिसका रेजिस्टेंस दिया हुआ है 200 ओम। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं? ये बल्ब को बना लेते हैं। ये बल्ब अपना बन गया। बल्ब है, एम्पियर चल रहा है, तो कहीं ना कहीं वोल्टेज सोर्स लगा होगा। ये वोल्टेज मान लेते हैं V लगा हुआ। करंट फ्लो कर रहा है I, और बल्ब का जो रेजिस्टेंस दिया हुआ है वो दिया गया है आपका 200 ओम। देखिए अब इस क्वेश्चन में देखिए दो चीजें दी गई है, I और R, और हमें फाइंड आउट करना है V की वैल्यू। देखिए इससे पहले वही कहा गया है कि हमें पावर निकालनी है। कैलकुलेट द पावर ऑफ द बल्ब। तो बल्ब पे पावर कैसे निकलेगी ये देखते हैं। वी नो दैट P इज इक्वल टू VI। ठीक है, अगर हमें सिर्फ पावर निकालने को कहता तो हम I² R से केवल पावर निकाल सकते थे, लेकिन साथ में से ये भी पूछ लिया है कि द पोटेंशियल डिफरेंस एट इट्स एंड,
कि इसके जो एंड पे पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा, जितनी यहाँ पे वोल्टेज लगी होगी। तो इसके लिए हमें वोल्टेज निकालना जरूरी है, तो वोल्टेज फाइंड आउट कर लेते हैं। वोल्टेज के लिए सिंपल फॉर्मूला है ओम्स लॉ। ओम्स लॉ क्या कहता है, V इज इक्वल टू आई आर, देन V इज इक्वल टू करंट कितना निकल रहा है, करंट आ रहा है 1 एम्पियर, रेजिस्टेंस कितना दिया हुआ है, वो दिया हुआ 200 ओम्स, तो V इज इक्वल टू 200 वोल्ट। ओके, तो यहाँ पे V की वैल्यू पुट कर सकते हैं, I की वैल्यू गिवन है, तो पावर इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ वोल्टेज एंड करंट, तो V इज इक्वल टू 200 वोल्ट इनटू जो करंट कितनी है 1 एम्पियर, दिस इज इक्वल टू 200 किसमें होगा, ये आएगा वॉट्स में। ये सब जो वैल्यूज है उस वैल्यूज की क्या यूनिट्स है, इस यूनिट्स को आप हमेशा याद रखिएगा, तो कभी क्वेश्चन सॉल्व करते समय कंफ्यूजन नहीं होगी। जब वोल्टेज हमारा वोल्ट V में है, जो वोल्टेज वोल्ट में है और जो करंट है वो एम्पियर में है, तो जो पावर आती है वो आती है वॉट्स में। ओके, अब इसमें कह रहा है कि द एनर्जी इन किलोवाट आवर्स, हमें निकालना है कि कितनी एनर्जी ये यूज करेगा। एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, एनर्जी इज इक्वल टू पावर इनटू टाइम। तो कितना वॉट है, कितनी पावर है 200 वॉट्स, कितना टाइम है 5 आवर्स के लिए। देखिए किलोवाट आवर्स है, मतलब टाइम हमारे पास होना चाहिए आवर्स में, तो 5 आवर्स है, बट जो वॉट्स है, जो पावर है वो किलोवाट्स में होनी चाहिए। तो वॉट्स को किलोवाट्स में कैसे कन्वर्ट करते हैं, वी नो दैट 1 वॉट इज इक्वल टू 10 की पावर -3 किलोवाट। ओके, मतलब कि इसमें हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 10 की पावर -3 का। तो सॉल्व करें, 200 प्लस 5 1000 इंटू 10 की पावर 3, इट इज इक्वल टू 1 किलोवाट आवर्स, मतलब कि 1 यूनिट जो एनर्जी है वो 1 यूनिट या 1 किलोवाट कंज्यूम्ड करेगी, अगर वो बल्ब हमारा 5 घंटे के लिए बर्न कर रहा है तो। ओके, समझ पाए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द वॉटेज of a bulb is 24 watts when it is connected to a 12 volt battery. Calculate its effective wattage if it operates on a 6 volt battery. Neglect the change in resistance due to unequal heating of filament in the two cases. इसमें यह कहा गया है कि पहले हमने 12 वोल्ट की बैटरी लगाई है, तो बल्ब जो है वो 24 वॉट कंज्यूम कर रहा है। पहली कंडीशन ये है, पहली कंडीशन देख लेते हैं, केस 1 कर देते हैं। केस 1, अगर हमने V जो है 12 वोल्ट लगाया है, तो पावर कितनी कंज्यूम कर रहा है, वो कर रहा है 24 वॉट। इट मींस कि P इज इक्वल टू V² बाई R। ओके, P² लिया। देखिए हम P का ये भी फॉर्मूला यूज कर सकते थे, P इक्वल टू VI, बट इस केस में क्या होता है, V भी वेरी करता है और I भी वेरी करता है, तो हमें ऐसा फॉर्मूला यूज करना है जिसमें कम से कम एक चीज तो कांस्टेंट रहे, क्योंकि इसमें I की वैल्यू भी हमारे पास नहीं है, हमें फाइंड आउट करनी पड़ेगी। ओके, अगर मान लिया यहाँ पे हमने सॉल्व भी कर लिया, यहाँ पे अगर I की वैल्यू हमने निकाल भी ली I1, अब हम देखिए क्या 6 वोल्ट बैटरी लगाएंगे क्या तब भी I बन जाएगा, तो ये थोड़ा कंफ्यूजिंग का है। लेकिन हाँ, जो रेजिस्टेंस है किसी भी एलिमेंट का, रेजिस्टेंस हमारा कांस्टेंट है, लिखा हुआ ना, नेग्लेक्ट द चेंज इन रेजिस्टेंस, मतलब रेजिस्टेंस दोनों केस में हमारा कॉमन है, तो इसलिए हम ऐसा फॉर्मूला लेंगे जिसमें वोल्टेज हो, क्योंकि दोनों में वोल्ट लिया गया है, और रेजिस्टेंस हमारा कॉमन हो। तो इस क्वेश्चन इसमें हमने ये फॉर्मूला नहीं यूज करेंगे, केवल हम P इक्वल टू V² बाई R को यूज करें। ओके, तो पहले केस में देखेंगे कि ये हमने वैल्यू देख ली। अब केस सेकंड आता है, यहाँ इसमें हम ये भी कह सकते हैं P1
V1 R कॉमन है। दूसरा केस कह रहा है कि P2 को हमने फाइंड आउट करना है अगर V2 हमारा क्या है 6 वोल्ट हो और R हमारा कांस्टेंट रहता है। तो इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 को हम डिवाइड करके सॉल्व करते हैं। तो P1 is divided by P2, it is equal to V1 square by R divided by V2 square divided by R। R से R कैंसिल आउट हो गया, तो V1 स्क्वायर डिवाइडेड बाई स्क्वायर। हमने P2 की वैल्यू को फाइंड आउट करना है, तो P2 इज इक्वल टू V2 स्क्वायर डिवाइड बाई V1 स्क्वायर इंटू P1। तो बस वैल्यू को पुट्स करते हैं। तो सबसे पहला जो V2 की वैल्यू कितनी है, V2 है 6 स्क्वायर डिवाइड बाई V1 12 स्क्वायर इंटू P1 कितना है 24। दोनों स्क्वायर है, ब्रैकेट में अगर ऐसे सॉल्व करते हैं कि 6 डिवाइड बाई 12 स्क्वायर 24, तो 6 यहाँ से इसको काट देगा तो 2 बचेगा, मतलब कि 1/2 का स्क्वायर इंटू 24। इसको और सॉल्व करते हैं, P2 इज इक्वल टू 1/4 इंटू 24। तो दिस इज इक्वल टू 6 वॉट्स। तो जो इफेक्टिव वोल्टेज है वो इसकी वोल्टेज है वो कितनी आई है, वो आई है 6 वॉट्स। ओके, और ये हमारा क्या है, देखिए कि कुछ फॉर्मूले से ही हम पूरे क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर पा रहे हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंसीडर द फॉलोइंग सर्किट डायग्राम इफ R1 R2 R3 R4 R5 is 3 ohms, find the equivalent resistance RS of the circuit। तो सर्किट कहाँ है, सर्किट ये आ गया। इसमें देखिए कि R1 ये है, R मैं लिख लेता हूँ, R1 R2 R3 R4 और ये R5। इन सब की जो वैल्यू दी गई है वो कितनी है, वो 3 ओम्स दी गई। इसमें वोल्टेज नहीं दी गई है, करंट नहीं दिया गया। क्या हमें इसकी जरूरत है, हमें जरूरत है ही नहीं। क्यों, क्योंकि हमने केवल इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस को फाइंड आउट करना है। तो उसमें वोल्टेज हो या ना हो कोई दिक्कत नहीं, उसको बस सॉल्व करना है। देखिए अब आप इतने सक्षम हो चुके होंगे कि आप बता सकते हैं कि R3 और R2, तो पहले हम निकालते हैं रिलेशन निकालते हैं कि R3 एंड R2 किसमें है, सीरीज में है। इसको सॉल्व करके अगर मान लिया कि RA मान लेते हैं, ठीक है, सीरीज में अगर सॉल्व करेंगे तो RA मान लेंगे। अब मुझे बताइए कि जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस मैं यहाँ पे निकाल के ले आऊंगा RA और R4, ये क्या है, रिलेशन R4 और RA में क्या है, दोनों सीरीज में है या पैरेलल है। देखिए दोनों पैरेलल होंगे और इसको हम सॉल्व कर ले आते हैं कि ये है R, मतलब कि ये रेजिस्टेंस को पूरा हमने सॉल्व किया है और सॉल्व करने के बाद एक रेजिस्टेंस ये हमारा लग जाएगा जिसका नाम होगा RV। अब मुझे बताइए कि R5 R1 एंड RB ये सीरीज में है या पैरेलल है, ये सब है सीरीज में। तो क्या हम इसको सॉल्व कर सकते हैं, बताइए। बिल्कुल आसानी से सॉल्व कर सकते हैं क्योंकि सब रिलेशन में लिखे लिया है। अगर हम RA निकालना है, बताइए क्या करेंगे। वी नो दैट RA सीरीज में है, तो RA इज इक्वल टू R3 प्लस R2। R3 कितना है, दोनों सेम है, सब वैल्यू हमारी क्या है, R1 R2 R3 R4 R5 3 ओम्स है। तो 3 प्लस 3 इज इक्वल टू 6 ओम। दूसरा फाइंड करना है हमने RB, पैरेलल लगा हुआ है, तो 1/RB इज इक्वल टू 1/R4 प्लस 1/RA। सॉल्व करते हैं। R4 कितना है 3 ओम्स, R1 कितना, RA कितना है, RA निकाल चुके हैं, कितना है 6। तो सॉल्व करते हैं, एलसीएम लेते हैं, एलसीएम आया 6, तो ये 2 है, ये 1 आया। तो RB कितना है, RB इज इक्वल टू 6 डिवाइड बाई 3, इट इज इक्वल टू 2 ओम्स। तो यहाँ पे हमारे पास RB भी आ गया, RA भी हमारे पास आ गया। अब निकालना है RS। RS बताइए,
RS के लिए क्या कंडीशन है, सीरीज में है, कौन कौन सीरीज में है, R5 R1 R, तो RS इज इक्वल टू R5 प्लस R1 प्लस RB। R5 की वैल्यू कितनी है, 3 है, R1 कितनी है, 3 है, और RB हमने फाइंड आउट कर लिया है, कितनी है, 2। इसको ऐड कर लीजिए, 6 प्लस 2 इज इक्वल टू 8 ओम्स। इसका जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आएगा उसकी वैल्यू होगी, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ए टॉर्च बल्ब इज रेटेड वोल्टेज 2.5 वोल्ट एंड द एम्पियर इज, करंट कितना है, 750 मिली एम्पियर। तो सबसे पहले फाइंड आउट करना है पावर, फिर फाइंड आउट करना है रेजिस्टेंस, देन आफ्टर हमने फाइंड आउट करना है द एनर्जी कंज्यूम्ड इफ द बल्ब इज लाइटेड फॉर 4 आवर्स। तो देखिए वन बाय वन करते हैं। पहले हमने सॉल्व करना है पावर के लिए। अगर V और I दिया हुआ है तो पावर क्या होगी, P इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ वोल्टेज एंड करंट। तो दिस इज इक्वल टू, वोल्टेज की वैल्यू कितनी दी गई है, वोल्टेज दी गई है 2.5 वोल्ट और करंट दिया गया है 750 मिली एम्पियर। बट हमें पावर निकालने के लिए इसको एम्पियर में कन्वर्ट करना है। वी नो दैट 1 मिली एम्पियर इज इक्वल टू 10 पावर माइनस 3 एम्पियर। तो इसमें इंटू कर देंगे 10 की पावर माइनस 3 का, तो पूरा ही किसमें आ गया, ये एम्पियर बन गया और ये वोल्टेज में हो गया। इसको सॉल्व करते हैं तो इसकी वैल्यू होगी 1.875 वॉट्स। तो पहला क्वेश्चन तो हमने यहाँ पे सॉल्व कर दिया है। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि द रेजिस्टेंस कैसे फाइंड आउट करेंगे। सबसे बढ़िया उपाय है ओम्स लॉ। ओम्स लॉ क्या कहता है, V इज इक्वल टू IR। वोल्टेज कितनी है, वोल्टेज है 2.5, I कितना है, I इसमें कैसे होगा, ये भी I हम लेंगे एम्पियर में, 750 इंटू 10 पावर माइनस 3 इंटू R। तो R इज इक्वल टू 2.5 डिवाइडेड 750 इंटू 10 की पावर माइनस 3। तो इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर आएगा 3.33 ओम्स। तो यहां से हम देखिए रेजिस्टेंस भी फाइंड आउट कर लिया। अब हमने तीसरी चीज फाइंड आउट करनी है, एनर्जी। ऐसा क्वेश्चन पहले भी कर चुके हैं, आपको याद होगा। तो अब बात करते हैं एनर्जी के लिए। तो एनर्जी क्या होता है, सबसे बेस्ट तरीका है निकालने का, वो है एनर्जी इज इक्वल टू पावर इनटू टाइम। वैसे मोस्टली जो एनर्जी है ना वो किलोवाट आवर से निकालते हैं हम लोग। तो बस क्या है, पावर वॉट्स में है, कन्वर्ट करिए किलोवाट में। कैसे करेंगे, 1.875 वॉट्स को किलोवाट्स में करना है तो इंटू 10 की पावर माइनस 3 इंटू टाइम चाहिए आवर्स में, कितना है 4 दिया हुआ है तो 4 हो गया। तो सॉल्व करते हैं तो 7.5 इंटू 10 की पावर माइनस 3 किलोवाट आवर इसका आंसर होगा, इसकी जो एनर्जी हो। तो बहुत आसान तरीका क्वेश्चन सॉल्व करने के, केवल 2-3 फॉर्मूला, ओम्स लॉ है, पावर का है, एनर्जी का, और रेजिस्टेंस के 2 फॉर्मूले हैं, सीरीज में क्या लगाना है, पैरेलल में कैसे करना है, बस। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, 2 डिवाइसेस ऑफ रेटिंग देख लीजिए 44 वॉट्स एंड 220 वोल्ट, एंड सेकंड डिवाइस है 11 वॉट्स एंड 220 वोल्ट। चलो वोल्टेज दोनों में सेम आ गए, आर कनेक्टेड इन सीरीज, द कॉम्बिनेशन इज कनेक्टेड अक्रॉस ए 440 वोल्ट मीन्स द फ्यूज ऑफ which of the two devices is likely to burn when the switch is on, justify the answer। इसमें ये है कि 2 डिवाइस लगी हुई है सीरीज में और 440 की सप्लाई दी गई है। तो अभी बताइए कौन सी चीज है या कौन सा बल्ब है या कौन सी डिवाइस जल्दी बर्न होगी, जल्दी खराब होगी। तो देख लेते हैं, खराब होगी तो मतलब उसमें जो उसके जो फिलामेंट है वो बर्न होना चाहिए, उसको मेल्ट होना चाहिए। जब मेल्ट की बात हो रही है तो मतलब हीटिंग प्रोसेस हो रहा है, तो हीटिंग प्रोसेस भी इसमें आ रहा है। चलिए सॉल्व करते हैं, देखते हैं क्या चीज हो सकती है। मान लेते हैं कि वो डिवाइस है बल्ब, एक बल्ब हमने यहाँ लगा दिया, दूसरा बल्ब हमने सीरीज का है तो सीरीज में हमने दूसरा बल्ब यहाँ पे कनेक्ट कर दिया। जो सप्लाई दी गई है, सप्लाई कितनी है 440 वोल्ट,
ये है ए और ये है बी। अब समझ पा रहे हैं, हमने डायग्राम बना लिया, सीरीज में लगे। तो देखिए करंट निकालना है, करंट निकालने कैसे निकालेंगे? करंट निकालना है तो हम ये कोशिश करें कि अगर दोनों रेजिस्टेंस के, अगर हम दोनों बल्ब के रेजिस्टेंस निकाल लें तो बल्ब एक ही बात करते हैं, इसका रेजिस्टेंस निकालना है तो कैसे निकालेंगे? पावर दी गई है, वोल्टेज दी गई है, तो क्या इस फॉर्मूले से हम रेजिस्टेंस निकाल सकते हैं? बिल्कुल आसानी निकाल सकते हैं। आर ए इज इक्वल टू वी ए स्क्वायर डिवाइड बाई पी ए, इट इज इक्वल टू 220 इंटू 220 स्क्वायर है ना, 2 बार लिख दिया, डिवाइड बाई 440। तो सॉल्व करेंगे तो आर ए कितना आया? 1100 ओम्स। अब हम निकालने हैं बल्ब बी पे रेजिस्टेंस निकालना है, तो पी बी इज इक्वल टू दिस वन डिवाइड बाई आर बी। तो आर बी इज इक्वल टू वी बी स्क्वायर डिवाइड बाई पी बी। पी बी कितना है? ये भी 220 वोल्ट है। पी बी कितना है? 11 वॉट्स। दिस इज इक्वल टू 4400 ओम्स। तो दोनों का हमने यहाँ पे रेजिस्टेंस निकाल दिया है। अब रेजिस्टेंस आर बी भी पता है अपने को और आर ए भी पता है, और सिंपल रेजिस्टेंस के फॉर्म पे उसको यूज कर लेते हैं। कितना करंट जाएगा? तो करंट निकालने के लिए क्या करेंगे? हम दूसरा पेन यूज करेंगे। ओके, ये यूज कर लेते हैं। देखिए वोल्टेज कितनी है? 440 वोल्ट। तो बताइए आर ए और आर बी क्या है? सीरीज में लगे हुए हैं, तो आर इक्विवेलेंट कितना होगा? आर इक्विवेलेंट इज इक्वल टू आर ए प्लस आर बी, इट इज इक्वल टू 1100 प्लस 4400, इट इज इक्वल टू 5500 ओम्स। आई निकालना है, आई इज इक्वल टू वी डिवाइड बाई आर इक्विवेलेंट, दिस इज इक्वल टू कितना वोल्टेज है? 440 वोल्ट है, डिवाइड बाई इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना है? वो है 5500। तो दिस इज इक्वल टू, सॉल्व करते हैं, 0.08 एम्पियर। ओके, मतलब जो आई है वो इतना फ्लो कर रहा होगा। अब बस ये निकालना है कि कौन जल्दी फ्यूज होगा, कौन जल्दी खराब होगा। जो जिसका फिलामेंट जल्दी बर्न हो जाएगा, तो जिसमें जो हीटिंग है वो ज्यादा होगी। ठीक है, तो देख लेते हैं। अगर हम एच ए की हीटिंग निकालते हैं तो क्या होगा? क्या फॉर्मूला होता है हीटिंग का? हीटिंग का फॉर्मूला होता है आई स्क्वायर आर इंटू टी। इसे कहते हैं जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। इस पे बात हम कर चुके हैं, आप मेरे पुराने लेक्चर देख सकते हैं, उसमें हमने बताया हुआ है। सबसे आखिरी लेक्चर होगा पार्ट 3 में कि हीटिंग इफेक्ट ऑफ रेजिस्टेंस। तो और समय मान लेते हैं, 1 सेकंड की बात कर लेते हैं। टी नहीं दिया तो हम 1 सेकंड मान लेते हैं, 1 सेकंड में कितनी हीट को जनरेट कर रहा है। तो एच ए इक्वल टू, देखिए आई तो कॉमन होगा, दोनों में सीरीज लगा हुआ है, तो आई की वैल्यू कितनी है? 0.08 स्क्वायर। आर ए कितना है? 1100। टी कितना है? 1 मान लेते हैं, दिस इज इक्वल टू 7.04 जूल्स। हीटिंग जूल्स में आती है। जूल्स में कब आती है? जब रेजिस्टेंस ओम में हो, टी सेकेंड्स में हो, और आई हमारा एम्पियर्स में हो। तो ये सब बातें ध्यान रखिएगा। हीटिंग बी में मानते हैं 1 सेकेंड के लिए, आई बी स्क्वायर आर बी और टी दिस इज इक्वल टू, दोनों में करंट सेम होगा तो ये सीरीज में है, 0.08 का स्क्वायर इंटू 4400 इंटू 1 इज इक्वल टू, इसका आंसर क्या आएगा? 28.16 जूल्स। अब मुझे ये बताइए 1 सेकेंड में अगर सप्लाई दे रहा है 1 सेकेंड के लिए, तो कौन सा बल्ब ज्यादा हीट कर रहा है, ए या बी? दोनों में देखेंगे तो बी वाला ज्यादा हीट कर रहा है, मतलब बी वाले के चांसेस ज्यादा हैं फ्यूज होने के। क्यों? 1 सेकेंड में उसकी मान लो जो एनर्जी है या हीटिंग है वो 28.16 जूल है। अब 5 सेकेंड के लिए, 5 मिनट के लिए हम जला देंगे इसको, ऑन कर देंगे, तो ये तो बहुत आसानी से जल्दी से खराब हो सकता है। समझ पा रहे हैं ये ऐसे क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है? ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि स्टडी द सर्किट शोन इन द फिगर या इन विच 3 आइडेंटिकल bulb B1, B2 and B3 are connected in parallel with a battery of 4.5 volt। चलो आइडेंटिकल है
तो इसको ना कनेक्ट कर देते हैं। आइडेंटिकल मतलब सेम। फाइंड आउट करना है व्हाट विल हैपन टू द ग्लो ऑफ अदर टू बल्ब्स इफ द बल्ब B3 गेट फ्यूज्ड। ठीक है। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है इफ द वोल्टेज ऑफ ईच बल्ब इज 1.5 वॉट, हाउ मच रीडिंग विल बी द एम्पियर ए shown when all the bulbs या 3 bulbs are glowing, are यहाँ जो 3 bulb लगे हैं ग्लो simultaneously। और जो थर्ड पूछा गया है फाइंड द टोटल रेजिस्टेंस या द टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट। तो स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन दिया गया है, तो इसमें कुछ मैं मेंशन कर देता हूँ, डायग्राम मेंशन नहीं होगा। ये ए, ये है A1, ये है A2 और ये है A3। देखो सीरीज में लगे हैं वोल्ट आपको एमीटर। ठीक, ये है B1 बल्ब, B2 बल्ब और B3 और ये वोल्टेज है V, इसकी वैल्यू दी है 4.5 वोल्ट। तो सबसे पहला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। वो क्या कह रहा है कि अगर इन दोनों में से एक बल्ब फ्यूज हो गया, मतलब B3 अगर फ्यूज हो जाता है तो दोनों बल्ब क्या ग्लो करेंगे या नहीं करेंगे, बताइए। अगर तीनों बल्ब पैरेलल लगे हुए हैं तो अगर एक बल्ब खराब हो जाता है तो यहाँ पे आई की सप्लाई नहीं जाएगी, बट इन दोनों में सप्लाई जाएगी, करंट फ्लो होगा। उस करंट की वजह से बल्ब हमारा ग्लो करेगा। मतलब कि अगर B3 फ्यूज हो जाता है तब भी हमारा B1 एंड B2 क्या होगा, ये लाइट करेगा। ऐसे बना दिए स्टार सा है ना, लाइट करेगा। अगर एक और क्वेश्चन मैं पूछना चाहता हूँ, अगर B2 और B3 फ्यूज हो जाए तो B1 क्या होगा, वो भी ग्लो करेगा, वो ऑन रहेगा। क्यों, सब पैरेलल में लगे हैं। अगर ये तीनों सीरीज में होते तो अगर एक बल्ब भी खराब होता तो पूरी पूरी जो सीरीज है या B1 B2 B3 तीनों वर्क नहीं करेगा, क्योंकि वो ओपन सर्किट हो जाता है। ओके। सेकेंड क्वेश्चन कह रहा है कि अगर ईच जितने बल्ब लगे हैं उसकी जो वोट है, जो वॉट है वो 1.5 वॉट है। हाँ, तो ये बताइए ए में कितनी रीडिंग होगी। मतलब हमें निकालना है आई की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। आई की वैल्यू फाइंड आउट करनी है मतलब कि हमें इन सब के फ्लो होने वाला, इस पे फ्लो होने वाला करंट फाइंड आउट करना है। मान लो यहाँ पे अगर I1 जा रहा है, यहाँ पे I2 जा रहा है और यहाँ पे I3 जा रहा है, तब क्या होगा। मैं थोड़ा सा क्लीन कर देता हूँ कि पुराने क्वेश्चन की वैल्यूज यहाँ पे दी हुई है। जैसे कि यार अगर पैरेलल लगे हुए हैं तो एक तरीका ये है कि इन सबका रेजिस्टेंस फाइंड आउट कर लीजिए। इक्विवेलेंट रेजिस्टर बन गया है और उस 3 पैरेलल रेजिस्टेंस को क्या करेंगे हम लोग, उन सबका इक्विवेलेंट निकालेंगे पैरेलल रेजिस्टेंस का, और उसको भी हम उससे आई निकालेंगे। एक तरीका तो ये, लेकिन वो तरीका हम यूज कर रहे थे पहले, लेकिन अब हम थोड़ा एडवांस देखेंगे। हमने निकालना है रेजिस्टेंस, छोड़िए हमें एक कंडीशन और जानते हैं। वो कंडीशन कुछ ये होती है कि I इज इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3। अगर हमने सबके I1 I2 I3 के फाइंड आउट कर लेते हैं तब भी हमारा आंसर आ जाएगा। तो कैसे करेंगे बताइए, I1 कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। सर I1 का एक फॉर्मूला हमने देखा था ओम्स लॉ वाला कि I1 इक्वल टू V/R। चलो कोई बात नहीं, अच्छी बात है, लेकिन R तो गिवन नहीं है, केवल V गिवन है। तो दूसरा फॉर्मूला देखते हैं पावर वाला, क्या होता है P इज इक्वल टू VI। इसमें P भी गिवन है और V भी गिवन है। V कैसे, देखिए सब जो बल्ब लगे हुए हैं ये पैरेलल लगे हुए हैं वोल्टेज के, और हम जानते हैं कि पैरेलल कनेक्शन में करंट हमारा डिवाइड होता है और वोल्टेज हमारी रहती है सेम। मतलब V1 में जो वोल्टेज होगी वो V1 V होगी, V2 पे भी V वोल्टेज होगी और V3 पे भी V वोल्टेज होगी। तो I1 इज इक्वल टू पावर P1 डिवाइड बाई V को कॉमन है तो V लिख सकते हैं। P1 कितना है, P1 की वैल्यू है 1.5 वॉट डिवाइड बाई 4.5, दिस इज इक्वल टू 1 डिवाइड बाई 3 एम्पियर। चलो I1 आ गया। I2 कैसे आएगा सर, I2 इज इक्वल टू P2 डिवाइड बाई V। यहाँ तो P1 भी सर 1.5 वॉट है और V भी 4.5 है, तो ये भी हमारा क्या 1/3 आ गया। अब बताइए I3 कितना होगा। सर I3 की वैल्यू तो वही है, I3 क्या है P3 डिवाइड बाई V। P1 भी क्या 1.5 और V कितना 4.5, दिस इज इक्वल टू 1 डिवाइड बाई 3 एम्पियर।
सर यहाँ पे I1 इज इक्वल टू I2 इज इक्वल टू I3 इज इक्वल टू 1 डिवाइड बाय 3 एम्पियर्स आया है। ये पावर और वोल्टेज सेम थे। अब बताइए I क्या होगा? I इज इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3 दिस इज इक्वल टू 1 डिवाइड बाय 3 प्लस 1 डिवाइड बाय 4 सॉरी 1 divided by 3 plus 1 divided by 3 plus 1 divided by 3 it is equal to 1 एम्पियर। मतलब कि यहाँ पे जो एमीटर शो करेगा ये शो करेगा 1 एम्पियर करंट को। वही हमें चाहिए था। एमीटर ये क्या रीडिंग देगा? वो रीडिंग देगा 1 एम्पियर की। अब चाहिए फाइंड द टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट। अरे रेजिस्टेंस भी पूछ लिया उन्होंने। अगर ये क्वेश्चन ना पूछा जाता तो अपना क्वेश्चन आसानी से हमने इसको सॉल्व कर दिया था। अब रेजिस्टेंस पूछा गया है तो थोड़ा हमें से और ज़्यादा आगे लेकर जाना पड़ेगा। लेकिन खास बात ये है कि तीनों बल्ब का वोल्टेज सेम है, पावर सेम है। ओके, तो रेजिस्टेंस देखते हैं क्या होगा। पेन की कलर को चेंज कर लेते हैं क्योंकि अब हमने बहुत लेंथी काम करना है। तो इसके देखिए तीनों जो बल्ब दिए गए हैं उसमें जो पावर है ये सेम है, वोल्टेज है ये भी सेम है, जो करंट फ्लो कर रहा है वो भी क्या है? वो भी सेम है। मतलब कि अब रेजिस्टेंस निकालते हैं तो मे भी वो भी क्या हो? सेम आए। तो पहले हम कंडीशन देख लेते हैं रेजिस्टेंस के लिए। अगर हम B1 की बात करते हैं, BA की B1 है यहाँ पे, अगर हम B1 की बात करते हैं दिस इज इक्वल टू रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है? वी नो दैट पावर इज इक्वल टू V स्क्वायर डिवाइड बाय R और R इज इक्वल टू V स्क्वायर बाय P। लेकिन सब बल्ब में क्या है? पावर एंड वोल्टेज सेम है। तो एक निकालेंगे उसको 3 से, मतलब अगर एक की निकल गई है तो बाकी की भी सेम ही होगी। तो R1 इज इक्वल टू V की वैल्यू कितनी थी? 4.5 इसका स्क्वायर डिवाइड बाई 1.5 दिस इक्वल टू 13.5 ओम्स रेजिस्टेंस आया B1 का। यही रेजिस्टेंस B2 का भी होगा और यही रेजिस्टेंस B3 का भी होगा। तो टोटल रेजिस्टेंस पूछा है, इक्विवेलेंट पूछा है, तो यहाँ पे बना देता हूँ B1 B2 B3। इसका रेजिस्टेंस है R1 एंड R1, क्योंकि R2 R3 कंफ्यूज नहीं करेंगे कि सबका रेजिस्टेंस हमारा सेम है। तो R इक्विवेलेंट क्या होगा? R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1 डिवाइड बाई R1 प्लस 1 डिवाइड बाई R1 प्लस 1 डिवाइड बाई R1 इज इक्वल टू 3 डिवाइड बाई R1। then R equivalent is equal to R1 divided by 3, it is equal to 13.5 divided by 3, this is equal to 4.5 ohms। तो ये होगा आपका आंसर इस क्वेश्चन का R equivalent। ओके, तो मैंने इससे रिलेटेड इस जो इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर था हमारा, उस चैप्टर से रिलेटेड जितने न्यूमेरिकल्स बन सकते थे वो मैंने आपके साथ डिस्कस कर लिए हैं। और मैं ये आशा करता हूं कि अब इन फ्यूचर आने वाले जितने भी क्वेश्चंस होंगे इलेक्ट्रिसिटी के वो आप सॉल्व कर सकते हैं आसानी से। ओके, कुछ क्वेश्चंस ऐसे भी होते हैं जिसपे दो बल्ब को सीरीज में लगा दिया गया है और पूछते हैं कौन सा बल्ब ज्यादा ग्लो करेगा। उस टाइप के क्वेश्चन भी आप इस मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। अगर आपको मेरा ये एफर्ट अच्छा लगता है तो इस वीडियो को लाइक करें। अगर आपका कुछ सुझाव है तो इसमें कमेंट करें और अपने जो दोस्तों के साथ इस चीज़ को शेयर करें, इस वीडियो को, इस कॉन्सेप्ट को, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए धन्यवाद।